हेलो एवरीवन, दिस इज एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं, जिसमें एक नए पेपर के रूप में ऐसे पेपर को शामिल किया गया है। यह जो ऐसे पेपर होगा वह कुल 300 मार्क्स के होंगे। हालांकि अभी तक बीपीएससी के द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंकों का ऐसे पेपर होगा, मतलब कि 300 मार्क्स में कितने ऐसे लिखने होंगे, इसके बारे में अभी तक कोई फॉर्मेटिंग अवेलेबल नहीं कराई गई है। लेकिन इसके बावजूद यूपीएससी का जो ऐसे पेपर होता है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा यानी कि एकेडमिक्स फॉर सीएसई के द्वारा ऐसे पेपर का डिस्कशन यूट्यूब पर अवेलेबल कराने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत आज एक पहला ऐसे के रूप में यूट्यूब चैनल पर न्यू इंडिया को डिस्कस किया जा रहा है। इससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी एक दो ऐसे का फॉर्मेटिंग आपको अवेलेबल करा दिया गया है। आप वहां टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमारे ऐसे जो भी हमने शेयर किया है उसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज ऐसे का पहला टॉपिक के रूप में न्यू इंडिया आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है, उसे आप लोग देखिए और समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से ऐसे हमें लिखने होंगे। तो आज का टॉपिक है न्यू इंडिया ऐसे नंबर 1। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम लोग न्यू इंडिया पर ऐसे को लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग जब ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यह प्रयास करेंगे कि किसी भी कोटेशन से हम लोग ऐसे को स्टार्ट करते हैं। तो न्यू इंडिया के अंतर्गत हमने जो कोटेशन दिया है वह एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, आप लोग भी इससे संबंधित जानते होंगे। कविता है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। इसके बाद हमने इसका इंट्रो प्रारंभ किया है। इंट्रो में हमने लिखा है कि वक्त आ गया है कि भारत फिर से एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अवतरित हो। निर्वर्तमान के विश्व को भूख, व्यभिचार, अकाल, महामारी, जलवायु परिवर्तन, आपदा के अंधकार से सुनहरे भविष्य की ओर चलने के लिए मार्ग प्रशस्त करे। भारत इस भागीरथ कृत्य को करने में सर्वथा सक्षम एवं समर्थ है। भारत की सुनहरे इतिहास का अतीत तथा वर्तमान भारतीय प्रबुद्धता भारत सहित पूरी दुनिया को चमकता हुआ सितारा बनाने को बेताब है। इस पैराग्राफ में हमने बताया है कि यह जो न्यू इंडिया होगा वह किस प्रकार का न्यू इंडिया होगा। इसके बाद हमने न्यू इंडिया को डिफाइन करने का प्रयास किया है, जिसमें हमने लिखा है फ्रेंड्स कि न्यू इंडिया प्राचीन वैदिक कालीन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भाव से ओतप्रोत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय रूपांतरण की लक्ष्य परक प्रभाव उत्पादक अवधारणा पर आधारित होगी। न्यू इंडिया का एन शब्द देखिए, यह जो न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया में हमने इसमें NEW ये तीनों को अलग अलग के रूप में डिफाइन करने का प्रयास किया है, जिसमें एन शब्द नर्चरिंग नेशन अर्थात राष्ट्र का सृजन, ई शब्द इनर्जेटिक इकोनॉमिक इंजन ऊर्जावान आर्थिक इंजन एवं न्यू का W शब्द वाइज वेल्दी सुशिक्षित साधन संपन्न समाज को कहते हैं। अर्थात इस परिभाषा में हमने न्यू इंडिया में न्यू को डिफाइन करने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी ओर इंडिया शब्द का 21वीं सदी में भौगोलिक भाव त्रिबिंबीय संप्रभु क्षेत्र एवं जनांकिकीय के संदर्भ में भारत के अंदर एवं बाहर रहने वाले तथा राष्ट्र की सांस लेने वाले गतिशील नागरिकों से है। न्यू इंडिया में अब न्यू इंडिया को डिफाइन किया हमने, जिसमें न्यू को सबसे पहले बताया नर्चरिंग नेशन, ई शब्द इनर्जेटिक इकोनॉमिक इंजन और W वाइज वेल्दी। इसके बाद हमने इंडिया को डिफाइन किया, जिसके अंतर्गत इंडिया का अर्थ हमने बताया है कि इंडिया शब्द का अभिप्राय 21वीं शताब्दी में भौगोलिक भाव त्रिविमीय संप्रभु क्षेत्र अर्थात संप्रभु क्षेत्र, इसका कहने का मतलब हुआ भारत देश के अंदर तथा भारत के बाहर विश्व में कहीं भी रहने वाले इंडिया के नागरिकों से है। दूसरे शब्द में न्यू इंडिया की संकल्पना वसुधा को कुटुंब मानते हुए भारत जैसे राज्य को राष्ट्र में रूपांतरित करने हेतु वैश्विक शक्ति के तौर पर भारतीय समाज जैसे साधन संपन्न सुयोग्य जन संसाधन में रूपांतरण का खूबसूरत संकल्पना है। इसकी अवधारणा निम्न में भी परिलक्षित होती है। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि भारत जो है वह प्राचीन समय से ही संपूर्ण विश्व को कुटुंब मानता है। इसी कारण हमने यह जो श्लोक है वसुधैव कुटुंबकम का हमने इस एसे में रखने का
प्रयास किया है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसके बाद हमने नेक्स्ट पैराग्राफ में भी न्यू इंडिया के बारे में हमने एक इसे कह सकते हैं आप लोग एक पैरेलल रूप में हमने इसे लिखने का प्रयास किया है, जिसमें कि वाक्यों के मध्य में एक निरंतरता देखने को मिले। न्यू इंडिया जैसे महान संकल्पना को व्यवहारिक धरातल पर जीवित रूप में तभी साकार किया जा सकता है जब इसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए युक्तियुक्त रणनीति व्यवहारिक रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतियोगी सहकारी संघवाद एवं प्रतियोगी लोकतंत्र के रूप में सबका साथ और सबका विकास के तौर पर भागीरथ प्रयास द्वारा निष्पादित किया जाए। अर्थात इस पैराग्राफ में हमने यह बताने का प्रयास किया है कि न्यू इंडिया की जो संकल्पना है, न्यू इंडिया की संकल्पना को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद हमने फिर इसी को निरंतरता देने का प्रयास किया है। ऐसे महान कार्य के अनंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित लक्ष्य, वाजिब रणनीति एवं व्यवहारिक व उपयुक्त रणनीति को कर्तव्य के रूप में क्रियान्वित करना पड़ता है। इस संदर्भ में समावेशी विकास जहां भारत सरकार द्वारा स्थापित लक्ष्य है, वहीं रणनीति पर्यावरण मित्र एवं नीति धारणीय विकास के गुणों को समाहित किए हुए हैं। देखिए, इसका अर्थ हुआ कि समावेशी विकास जहां भारत सरकार द्वारा स्थापित लक्ष्य हैं, वर्तमान समय की या पूर्व की सरकारों की भी आप लक्ष्य को देखें तो सारी सरकारों का लक्ष्य रहा है समावेशी विकास। समावेशी विकास का अर्थ होता है समाज के संपूर्ण वर्गों का, अर्थात समाज के सभी वर्गों का संपूर्ण विकास। जहां भारत सरकार द्वारा स्थापित लक्ष्य हैं, वहीं रणनीति, यदि भारत सरकार की रणनीति को देखें तो पर्यावरण मित्र। पर्यावरण मित्र कहने का मतलब हुआ कि भारत सरकार द्वारा जितने भी विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं या जितने भी विकासात्मक या अवधारणात्मक विकास से संबंधित जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, उन सब में कहीं न कहीं पर्यावरण से संरक्षण संबंधित जो लक्ष्य हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर भारत का विकास नहीं किया जा सकता, तथा भारत सरकार की जो नीति है वह धारणीय विकास के गुणों को समाहित किए हुए हैं। इसके अंतर्गत द्विस्तरीय रणनीति की आवश्यकता है। अब द्विस्तरीय रणनीति की जो बात की गई है, जिसमें पहली रणनीति के अंतर्गत प्राचीन सुनहरे अतीत में समाहित नए भारत के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ एवं ऊर्जा को हासिल करने की जरूरत है। तो वहीं द्वितीय स्तर पर भारत या भारत के बाहर जहां कहीं भी व्यक्ति संस्था का सृजन के विनिर्माण की सुंदरतम तकनीकी ज्ञान पूंजी एवं प्रबंधन की उपलब्धता है को भारत के विकास के प्रवाह में शामिल करने की आवश्यकता है। देखिए, यह जो सेंटेंस है वह यह कह रहा है कि भारत के बाहर जहां कहीं भी, यानी कि विश्व के किसी भी देश में या विश्व के किसी भी स्थान में ऐसी कोई भी तकनीकी है जिससे कि भारत का विकास किया जा सकता है, उस तकनीक को वहां से प्रवाह करके, यानी कि उस तकनीक को वहां से स्वीकार करके भारत के विकास में उस तकनीक के योगदान को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि वक्त के साथ चुनौतियां या संभावनाएं बदल जाती हैं। पूर्व की कई रणनीति भविष्य में प्रासंगिक नहीं रह गई हैं। अतः भविष्य का भारत अर्थात न्यू इंडिया में खोज, शोध एवं अनुसंधान पर बल देकर मानव कल्याण प्रयोजनार्थ कार्यों को संपादित किया जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि पूर्व की जो कुछ रणनीति है वह वर्तमान समय में उपयुक्त नहीं है, लेकिन यह जो न्यू इंडिया होगा उसमें नवीन खोज पर फोकस किया जाएगा, नवीन रिसर्च एवं डेवलपमेंट, शोध एवं अनुसंधान पर बल दिया जाएगा। आप देखे होंगे कि वर्तमान समय की जो सरकारें हैं वह रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किए जा रहे हैं। रिसर्च एवं डेवलपमेंट तथा नवीन खोज पर बल देकर मानव कल्याण के प्रयोजनार्थ कार्यों को संपादित किया जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वह सामाजिक अवसंरचनाओं से संबंधित है। न्यू इंडिया में सामाजिक अवसंरचनाओं के विकास को मानव कल्याण के संदर्भ में समाहित करने पर बल दिया जाएगा। नागरिकों के निरोग जीवन निर्वाह के लिए स्वास्थ्य अवसंरचनाओं का विकास, जिसमें आप देखे होंगे जब
जो वर्तमान समय की जो सरकारें हैं, इसने हेल्थ फॉर ऑल नामक एक स्कीम लॉन्च की थी। तो इसमें इस पैराग्राफ में हमने मुख्य रूप से मानव के कल्याण के लिए जो निरोग जीवन है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित अवसंरचनाओं के विकास का हमने इस पैराग्राफ में शामिल करने का प्रयास किया है। नागरिकों के निरोग जीवन निर्वाह के लिए स्वास्थ्य अवसंरचनाओं का विकास, ब्रैकेट में हमने इसमें हेल्थ फॉर ऑल दिया है, तथा स्वच्छ जलापूर्ति एवं स्वच्छता अभियान से उत्पन्न गांधी जी के सपनों का स्वच्छ भारत होगा। योग के द्वारा नागरिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, वहीं दूसरी तरफ मानसिक शांति के लिए प्राणायाम पर बल दिया जाएगा। स्वच्छ धारा धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। स्वच्छ धरा के निर्माण के लिए व्यापक जन भागीदारी होगी। लैंगिक समानता पर आधारित समाज होगा, जहां स्त्री पुरुष कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र की उन्नति को गति देंगे। इस पैराग्राफ को यदि हम लोग समझने का प्रयास करें तो देखिए, यह जो पैराग्राफ है वह कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें एक तरफ जहां हेल्थ फॉर ऑल सभी नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने, स्वच्छ जलापूर्ति एवं स्वच्छता अभियान से संबंधित कार्यों पर बल दिया गया है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नागरिकों के मानसिक शांति के लिए योग एवं प्राणायाम पर भी सरकार द्वारा बल देने का प्रयास किया गया है। स्वच्छ पृथ्वी यानी कि संपूर्ण भारत में स्वच्छता कार्यक्रम के लिए व्यापक जन भागीदारी कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ लैंगिक समानता पर आधारित समाज का निर्माण करने पर भी बल दिया जा रहा है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि जो वर्तमान की समय की जो सरकार है, इसके द्वारा कई सारे ऐसे क्षेत्र थे भारत सरकार के अंतर्गत, कई सारे ऐसे विभाग थे जिसमें महिलाओं की नियुक्ति नहीं की जाती थी, विशेषकर सैन्य क्षेत्र में महिलाओं की नियुक्ति नहीं की जाती थी। तो वर्तमान समय की सरकार ने सैन्य क्षेत्र में भी महिलाओं की नियुक्ति पर विशेष फोकस किया है। तो यही कह रहा है कि जहां स्त्री पुरुष कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र की उन्नति को गति प्रदान करेंगे। सरकार द्वारा चलाया गया बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जो लैंगिक समानता का वाहक होगा। जननी सुरक्षा योजना से माताओं एवं बहनों को होने वाली कष्टों से छुटकारा मिलेगी। छिपी हुई भूखमरी से देश निजात पालेगा। समाज में सामाजिक समानता, भाईचारा एवं सहिष्णुता की अवधारणा भी समाहित होगी। अर्थात जो हमारा न्यू इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें मुख्य रूप से समाज में सामाजिक समानता, सामाजिक भाईचारे एवं सामाजिक सहिष्णुता की अवधारणा पर बल दिया जाएगा। अर्थात जो न्यू इंडिया होगा उसमें सामाजिक समानता, भाईचारा तथा सहिष्णुता की अवधारणा समाज में विद्यमान होगी। इन सभी कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए आर्थिक सुधार को गति प्रदान किया जाएगा। नवीन भारत में अर्थव्यवस्था समानता, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एवं कंजम्पशन पर आधारित होगी। प्रोडक्शन के द्वारा राष्ट्र के जीडीपी में वृद्धि किया जाएगा, जिससे कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग का अर्थ होता है नागरिकों के जीवन स्तर, यानी कि सरकार द्वारा जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन पर विशेष कार्य किए जाएंगे, जिससे नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग में भी वृद्धि होगी। डिस्ट्रीब्यूशन मुख्यतः 4 तथ्यों पर आधारित होगा। ये जो 4 तथ्य हैं, इसमें हमने पहला प्रयास देने का प्रयास किया है कॉरिडोर, दूसरा दिया है ऑप्टिकल फाइबर, तीसरा दिया है वेयर हाउस और चौथा दिया है फ्रंट कॉरिडोर। इसके बाद हमने लिखा है कि इन सबके द्वारा निर्मित एवं उत्पादित वस्तुओं को यथाशीघ्र का मतलब होता है शीघ्रता से, यानी कि जितनी जल्दी से जल्दी इन सबके द्वारा निर्मित एवं उत्पादित वस्तुओं को यथाशीघ्र गंतव्य तक पहुंचाया जा सकेगा। किसान लोग भी अपने द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उचित मूल्य ई-नाम से प्राप्त कर सकेंगे। देश भर की मंडियां इससे जुड़ी हुई होंगी तथा छोटे छोटे ग्रामीण हाट का मतलब होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बाजार लगते हैं उसे ग्रामीण क्षेत्र में हाट कहते हैं, तथा छोटे छोटे ग्रामीण हाट इन मंडियों से जुड़े हुए होंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी, जो कि
उन्हें गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने में मदद प्रदान करेगा। इसके बाद हमने यहाँ फिर एक लोकोक्ति या कोटेशन देने का प्रयास किया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। इसके बाद हमने इसको फिर से निरंतरता देने का प्रयास किया है कि भारत द्वारा उत्पादित अन्न एवं निर्मित वस्तुओं को विश्व भर के देशों को निर्यात में वृद्धि होगी। यह भारत के इस सिद्धांत पर बल देता है कि सेल्फ रेस्पॉन्सिव बट केयरिंग द अदर्स। इसका मतलब हुआ कि भारत खुद में एक आत्मनिर्भर होगा, लेकिन वह दूसरों का भी केयर करेगा, दूसरों देशों का भी वह ध्यान रखेगा। इस सिद्धांत को आप वर्तमान समय की जो सरकार है उसकी पड़ोसी प्रथम की नीति में भी आप देख सकते हैं। जब श्रीलंका अपनी आज़ादी के समय से लेकर सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रहा था, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने उसे सबसे पहले सहायता प्रदान किया। तो यही है कि जो वर्तमान समय का जो भारत होगा वह न्यू इंडिया के अंतर्गत सेल्फ रेस्पॉन्सिव बट केयरिंग द अदर्स की कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। मृदा संरक्षण एवं पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम के लिए जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। अब वर्तमान समय की सरकार में जो 2022-23 ईस्वी का बजट आया था उसमें भी आप देखेंगे कि गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के अंतर्गत दोनों साइड में जैविक कृषि को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। किसानों को प्रशिक्षण देकर परंपरागत कृषि व्यवस्था में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, जिसे कि कृषि 4.0 का नाम दिया गया है, का प्रयोग किया जाएगा। द्वितीय हरित क्रांति के द्वारा कृषिगत विषमता के स्थान पर समानता स्थापित की जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जब पहली ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी तो उसका जो प्रभाव था वह भारत के कुछ ही क्षेत्रों में देखने को मिला। तो इसी कारण जो द्वितीय हरित क्रांति होगी, जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन होगा, उसका प्रभाव भारत में कृषिगत क्षेत्र में आर्थिक विषमता उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि वह भारत के संपूर्ण राज्य में समान स्तर पर उसका फोकस किया जाएगा। अर्थात जो द्वितीय हरित क्रांति होगा उसका प्रभाव भारत के संपूर्ण राज्यों पर, सभी राज्यों पर समान रूप से प्रदान किया जाएगा। द्वितीय हरित क्रांति के द्वारा कृषिगत विषमता के स्थान पर कृषि के क्षेत्र में समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। लघु एवं कुटीर उद्योगों की भी स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ भारत की वर्तमान की सफलता को भविष्य का आधार सुनिश्चित करने के लिए स्थान स्थान पर भंडार गृह तथा वेयर हाउस भी निर्मित किए जाएंगे। देखिए, इसका कहने का यह तात्पर्य हुआ कि वर्तमान समय में जो भारत में उत्पादन किया जाएगा वह उत्पादन यदि सरप्लस उत्पादन होता है, यदि सरप्लस उत्पादन होने पर उसे भविष्य के लिए भी भंडारित किया जाएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा राजनीतिक या पॉलिटिकल क्षेत्र में देखते हैं कि नूतन भारत में अर्थात न्यू इंडिया में राजनीतिक समावेशी सहभागिता भी होगी, जहां कि शासन प्रशासन में व्यापक स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित होगा। स्मार्ट गवर्नेंस शासन का मुख्य प्रतिरूप होगा। देखिए, अब यदि हम स्मार्ट गवर्नेंस की बात करें तो स्मार्ट गवर्नेंस के अंतर्गत जो SMART, ये हर शब्द जो है वह किसी न किसी शब्द का एब्रीविएशन यानी कि संक्षिप्त रूप है, जिसमें S का अर्थ होगा सिंपल और M का अर्थ होगा मोरल। ये जो सिंपल, मोरल और A का अर्थ होगा अकाउंटेबल। इसके बाद जो R होगा इसका अर्थ है रिस्पॉन्सिव। यह जो रिस्पॉन्सिव शब्द है उसका संक्षिप्त रूप है R। इसके बाद जो T है वह है ट्रांसपेरेंसी। न्यू इंडिया की जो शासन व्यवस्था होगी वह स्मार्ट व्यवस्था पर आधारित होगी, जिसमें S का अर्थ है सिंपल, M का अर्थ है मोरल, A का अर्थ है अकाउंटेबल और R है रिस्पॉन्सिव तथा T है ट्रांसपेरेंसी। सभी सरकारी एवं निजी विभागों में नागरिक चार्टर उपस्थित होंगे। कर्तव्य प्रथम एवं पावर द्वितीय के सिद्धांत पर आधारित मिनिमम गवर्नमेंट तथा मैक्सिमम गवर्नेंस पर आधारित होगा। यानी कि जो न्यू इंडिया की जो शासन व्यवस्था होगी उसमें न्यू इंडिया की शासन व्यवस्था में मिनिमम गवर्नमेंट तथा मैक्सिमम गवर्नेंस पर फोकस किया जाएगा, जिसमें कि व्यक्तियों का कर्तव्य प्रथम होगा, यानी कि नागरिकों के जो कर्तव्य हैं वह प्रथम होंगे तथा उनके पावर द्वितीय होंगे। प्रतियोगी सहयोगी संघवाद
संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों को स्थापित करने के साथ साथ राज्यों के मध्य विकास की होड़ को तीव्र करेगा। यानी कि विभिन्न राज्यों के मध्य प्रतियोगी जो सहयोगी संघवाद होगी, वह संविधान निर्माताओं का जो लक्ष्य था कि एक दिन भारत को विश्व गुरु बनाना है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों के मध्य विकास की होड़ को तीव्र करेगा। शासन में माई गॉव यानी कि जो माई गवर्नमेंट का संक्षिप्त रूप है माई गॉव, शासन में माई गवर्नमेंट जैसे वेब पोर्टल व्यापक जन भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे नागरिक एवं सरकार के मध्य सीधा संवाद स्थापित होगा। इससे राजनीतिक रूप से सशक्त नागरिक का निर्माण होगा, जो कि वास्तविक लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में मददगार साबित होगा। यानी कि देखिए, यह जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का उद्देश्य ही है कि शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी में वृद्धि करना। तो यही कारण है कि जो न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट है, उसमें शासन व्यवस्था में माई गॉव जैसे पोर्टल के माध्यम से जन भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना होगी। यह जो वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना होगी, वह अब्राहम लिंकन की चिंतन, जिसने कि लोकतंत्र की परिभाषा दिए हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है कि युक्ति को भी वास्तविक अर्थ में चरितार्थ करेगा। महिलाओं को नवीन भारत में उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होंगे। इसके बाद हमने इसको निरंतरता देने का प्रयास करने के अंतर्गत एक पैराग्राफ और लिखे हैं कि इन सब के साथ साथ नवीन भारत सामरिक एवं रणनीतिक रूप से बाह्य रूप में उदार परंतु आंतरिक स्तर पर सुदृढ़ राष्ट्र होगा। त्रिबिंबीय भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा नवीन भारत की सर्वोच्च सामरिक लक्ष्य होंगे। वहीं आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए बाह्य सीमाओं में भी सैन्य कार्रवाई की जा सकेगी। इसका अर्थ हुआ कि यदि भारत को ऐसा महसूस हो कि किसी भी राष्ट्र या किसी भी क्षेत्र या किसी भी समूह से हमारी सीमाओं को खतरा उत्पन्न होता है, तो जो नवीन भारत यानी कि जो न्यू इंडिया होगा, वह दुश्मन देश की सीमाओं के अंदर भी जाकर कार्रवाई कर सकने में सक्षम होगा। इसे कहीं ना कहीं आप सर्जिकल स्ट्राइक जो किया गया था इंडिया द्वारा, आप सर्जिकल स्ट्राइक से इसे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो नवीन भारत होगा वह सामरिक एवं रणनीतिक रूप से बाह्य रूप में उदार होगा। बाहर से तो भारत जो न्यू इंडिया होगा वह उदार दिखेगा, परंतु आंतरिक स्तर पर सुदृढ़ एक मजबूत राष्ट्र होगा। त्रिबिंबीय भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा नवीन भारत की सर्वोच्च लक्ष्य होंगे। त्रिबिंबीय भौगोलिक सीमाओं कहने का अर्थ हुआ कि भारत की जो संरचना है यानी कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसकी सुरक्षा करना न्यू इंडिया में जो सरकार होंगे यानी कि जो नवीन इंडिया होगा उसके प्रमुख लक्ष्य होंगे। वहीं आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए बाह्य सीमाओं में भी सैन्य कार्रवाई की जा सकेगी। सामरिक सुदृढ़ता के लिए शोध एवं अनुसंधान पर विशेष बल दिया जाएगा तथा DRDO एवं ISRO का एक संयुक्त कार्यबल भी निरंतर कार्य करता रहेगा। ISRO कहने का तात्पर्य यहाँ इसरो से हुआ, क्योंकि वर्तमान समय की जो सरकार है उसने DRDO एवं इसरो को रिलेट करके एक संस्था बनाया है, जिसने कि विशेष या आकस्मिक स्थिति में भारत की जो सामरिक स्तर के जो सैटेलाइट हैं उसकी सुरक्षा प्रदान करेगा। विश्व में तथा भारत के अंदर निवास करने वाले भारतीय भौगोलिक जनांकीकी की सुरक्षा सर्वोपरि होगी तथा संकटावस्था में सरकार सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। यानी कि जो न्यू इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी वह किसी भी विशेष स्थिति या संकटावस्था में सरकार जनता की यानी कि अपने नागरिकों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। आप इसे ऑपरेशन गंगा से रिलेट करके देख सकते हैं। जब यूक्रेन में रूस द्वारा आक्रमण किया गया तो भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाई थी। तो यही कह रहा है कि जो न्यू इंडिया की जो सरकार होगी वह संकट की अवस्था में अपने नागरिकों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। संकट की स्थिति में पड़ोसी राष्ट्रों के साथ साथ सुदूरतम मित्र राष्ट्र की सहायता भी न्यू इंडिया की जो सरकार होगी उनका राजधर्म होगा तथा वैश्विक शांति की स्थापना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। यानी कि जो न्यू इंडिया की सरकार होगी वह वैश्विक शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। वैश्विक नीति निर्माण में नवीन भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी
पर्यावरणीय संरक्षण के लिए नीतियों के निर्माण में नवीन भारत सकारात्मक रुख प्रदान करेगा। नवीन भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालनकर्ता एवं निर्माणकर्ता होगा। नवीन भारत वैश्विक SDG लक्ष्यों को प्राप्त कर विश्व के लिए एक अनुकरणीय देश होगा। यह जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का यदि अर्थ हम लोग देखें तो यह पैराग्राफ यही स्पष्ट करना चाह रहा है कि जो नवीन भारत होगी वह वैश्विक स्तर पर नीतियों का निर्माण करता होगा। यानी कि नवीन भारत वैश्विक स्तर पर नीतियों के निर्माण में नवीन भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा इसके साथ साथ उन नीतियों का क्रियान्वयन एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करता तथा निर्माण करता होगा। नवीन जो भारत होंगे वह SDG लक्ष्यों को प्राप्त कर विश्व के सभी देशों के लिए एक अनुकरणीय देश होगा। इतना लिखने के बाद हमने एक कंक्लूड कर दिया है, जिसका अंतर्गत हमने लिखा है कि अतः नवीन इंडिया के निर्माण के लिए आवश्यक है कि प्राचीन संस्कृति एवं आधुनिक मूल्यों का समाज के विभिन्न स्तर पर सकारात्मक सहयोग हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज का जो हमारा न्यू इंडिया पर जो निबंध का टॉपिक था वह आज हमारा फिनिश हुआ। धन्यवाद।